Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. I wish you a very happy morning. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 32. Today's worksheet is very easy one and very important one and very interesting one too. आज की वर्कशीट बेहद खास है, बहुत कुछ हम समझने वाले हैं इलेक्शन से रिलेटेड और वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंटायर इलेक्शन प्रोसीजर. पूरी इलेक्शन में क्या होता है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे. बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, दिल्ली वालों ने स्पेशली, बिकॉज रिसेंटली हमने 2 इलेक्शन फेस किए हैं. पहले पूरे देश के लिए इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद दिल्ली असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे. तो बहुत सारी टर्म्स हैं जिनसे हम परिचित हैं, जो हमने सुनी है, लेकिन उनको शायद समझा नहीं है. इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is worksheet number 32. Our subject SST Social Science and this is the third chapter Electoral Politics of Democratic Politics, जिसको हम पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स भी कह सकते हैं. डेट 17 सितंबर 2020. हम शुरुआत करेंगे जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है. जनरल इलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम आम चुनाव और बाई इलेक्शन को बोलते हैं हम उपचुनाव. ओके, जनरल इलेक्शन मीन्स समटाइम्स नहीं, जनरली द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द एंटायर नेशन और फॉर द एंटायर स्टेट. कि जब पूरे देश में या पूरे स्टेट में इलेक्शन होते हैं फॉर ऑल द कंस्टिट्यूंसीज, सभी कंस्टिट्यूंसीज के लिए, ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज. दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. कि जब पूरे देश में या पूरे राज्य में एक साथ सभी सीटों के लिए इलेक्शन होते हैं तो उसे हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं. ओके, सो व्हेन द इलेक्शंस आर हेल्ड इन द इंटायर कंट्री और इन द इंटायर स्टेट ऑल टुगेदर ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. तो ये जनरल इलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम हिंदी में आम चुनाव. अब ये बाई इलेक्शन क्या होता है कि समटाइम्स इलेक्शंस इज हेल्ड only for one constituency to fill the vacancy caused by the death or resignation of members. This is called by-election. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी मेंबर की, MP और MLA है, उसकी डेथ हो गई या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पर चुनाव होगा. पूरे स्टेट में नहीं होना, पूरे देश में नहीं होना, वो सिंगल कंस्टिट्यूंसी के ऊपर होना है. सो उसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शन. सो समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड फॉर वन कंस्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी, जो सीट खाली हो गई है ड्यू टू डेथ और द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर. दिस इज नोन एज बाई इलेक्शन. तो बाई इलेक्शन होता है वो 1 या 2 सीटों पे होता है जो खाली हुई है, और जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो पूरे देश या पूरे स्टेट के लिए होते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसी. जैसे आपने सुना होगा कि ये लोकसभा सीट है, ये विधानसभा सीट है, सुनते हो ना. जैसे आपके घर में डिस्कस करते हैं कि आप कौन सी विधानसभा सीट में आते हो, कौन सी लोकसभा सीट में आते हो. इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, बिकॉज इनको इलेक्शन के लिए ही सेटअप किया जाता है. सो द कंट्री और द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. कंट्री भी हो सकती है और स्टेट होता है, वो भी हो सकता है कि व्हेन द कंट्री or state is divided into different areas for the purpose of election, these areas are called electoral constituencies. इनको हम electoral constituencies बोलते हैं. ओके, जैसे आपका लोकसभा एरिया है, दिल्ली में कितने MP है, 7 है, तो दिल्ली को 7 इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ लोकसभा इलेक्शन. तो ये क्या है, इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज है. ऐसे ही दिल्ली असेंबली के लिए 70 सीट्स आर देयर, तो 70 एरियाज़ में इसको डिवाइड किया गया है, तो वो भी इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज है. तो जो विधानसभा, स्टेट असेंबली के इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज है, उनका साइज़ है वो छोटा होता है, जबकि जो नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज है उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है. ओके, तो इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज क्या है कि फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन एंटायर कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज. These areas are called electoral constituencies. इनको हम electoral constituencies या निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं. The voters who live in an area elect one representative. उसके बाद जो electoral constituencies fix हो गई, ओके, वहाँ पर रहने वाले जो वोटर हैं they can elect their one representative. वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को
इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर वोट डाल सकते हैं? वो केवल उसी एरिया में डाल सकते हैं, वहीं पे ही वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के लिए अलग से इलेक्ट करेंगे जिसको हम एमपी बोलते हैं, एंड फॉर द स्टेट असेंबली ये सेपरेट होगा जिसको हम एमएलए बोलते हैं। ओके, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं, एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट असेंबलीज आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए, उसको हम एमएलए बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसी सबसे पहला जो काम होता है इलेक्शन के लिए वो ये होता है कि पहले हम फिक्स करें कि किस एरिया से हमें एमपी या एमएलए इलेक्ट करना है, यानी कि हम इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसी जब फिक्स करेंगे, हमने कर ली। उसके बाद सेकंड एक और भी टर्म होती है, वो होता है वार्ड्स। ये वार्ड क्या होते हैं? वार्ड भी उसी तरीके से होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज है, लेकिन इनका साइज और छोटा होता है कि द पंचायत और म्युनिसिपल इज डिवाइडेड इनटू इलेक्शन कंस्टिट्यूंसीज। स्मॉल होता है ये, जैसे कि हम एमसी को इलेक्ट करना है हमें, ओके, ऐसे ही होता है ना। या फिर गांव में रहते हैं तो हमें पंच को इलेक्ट करना है, तो छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वार्ड। दिस इज कॉल्ड वार्ड्स। दीज कंस्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। इनको सीट भी कहा जाता है, चाहे वो सीट एमसी की सीट हो, चाहे वो एमएलए की हो, या फिर वो एमपी की हो। तो इनको इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज आपको अलग सा टर्म लग रहा होगा क्योंकि ये हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, एमसी। ओके, नाउ हमने इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज है वो फिक्स कर ली। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इलेक्शन प्रोसेस में? दैट इज द रिजर्वेशन और द रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज। Certain weaker section may not stand a good chance to get elected, and to get win may not have the required resources, education or contact to contest. Weaker section, they don't have the resources, they are not much educated and they don't have the chances to win the election. Sometime ऐसा होता है कि जो weaker section है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके पास इतने resources नहीं होते, या पैसा नहीं होता, या फिर contact नहीं होते कि वो election जीत पाए। But it is equally important to give them the equal representation in the assembly or in the Lok Sabha. पार्लियामेंट में उनकी भी आवाज़ होनी ज़रूरी है क्योंकि वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सबकी आवाज़ सुनी जानी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि वो तो चुने नहीं जा सकते, तो उसके लिए हमने क्या किया है? वी अडॉप्टेड रिजर्वेशन ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज। इसलिए हमने रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज है उसको सेटअप किया। सम कंस्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एससी और शेड्यूल ट्राइब एसटी। दिस इज कॉल्ड रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज, यानी कि कुछ कंस्टिट्यूंसीज को हम रिजर्व कर देते हैं। ओके, दिल्ली में भी ऐसा है, लोकसभा के लिए भी है, स्टेट असेंबली के लिए भी है, इंटायर नेशन में ऐसा होता है। सो सम कंस्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द एससी और एसटी। It means that only SC candidate from the SC reserved constituencies, only ST candidate from the ST reserved constituencies से इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब वहाँ से वही कंटेस्ट करेंगे तो जीतेंगे, तो वही, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है लोकसभा और स्टेट असेंबली में। तो इसके लिए हमने रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज है वो करते हैं। ओके, तो कंस्टिट्यूंसीज का रिजर्वेशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज है वो हमने स्पेसिफाई की, उसके बाद हम कुछ कंस्टिट्यूंसीज को रिजर्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वोटर लिस्ट है वो तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट मीन्स दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। जो एलिजिबल है वोट करने के लिए उनकी एक लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रल रोल भी बोल देते हैं, ज़्यादातर हम उसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। ओके, अब वोटर लिस्ट में किसके नाम होंगे जो वोट दे सकता है? वोट कौन दे सकता है? इन इंडिया एनीबडी हुज एज इज 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स, यानी कि 3 कंडीशन होती है। द पर्सन हुज एज इज 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स, सेकेंड हु इज इंडियन सिटीजन, एंड थर्ड who must not be of unsound mind or criminal can cast vote in India। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है। ओके, सेकेंड ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन, यानी कि पाकिस्तानी, चाइनीज़ वो आके यहाँ वोट थोड़ी डालेंगे। थर्ड इज दैट द पर्सन मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, बैंकरप्ट और द सीरियल क्रिमिनल। वो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वोट डाल सकते हैं।
तो जो वोट डाल सकते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसे बोलते हैं वोटर लिस्ट। सो वोटर्स लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, एंड दिस लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अदर इन्फॉर्मेशन, उसकी अदर इन्फॉर्मेशन भी इसी लिस्ट में होती है, सच एज फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस एट्सेट्रा, वो डिटेल्स भी उस लिस्ट में होती है। ओके, सो उसे हम बोलते हैं वोटर्स लिस्ट। वेन वी गो टू कास्ट आवर वोट, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी नीड टू हैव वोटर ID कार्ड, जो सभी के पेरेंट्स का बना होगा, वोटर ID कार्ड होना चाहिए। इफ़ वी डोंट हैव द वोटर ID कार्ड, वी कैन यूज़ 18 अदर कार्ड्स इन सपोर्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। हम बाकी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या सर्विस कार्ड, राशन कार्ड, बहुत सारे और डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी डोंट हैव द वोटर कार्ड। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवर नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट। इफ़ आवर नेम इज़ नॉट देयर इन द वोटर लिस्ट, वी कांट कास्ट आवर वोट, तब हम वोट नहीं डाल पाएंगे। तो जहाँ की लिस्ट में हमारा नाम है वहीं पे हम वोट डाल पाएंगे। ये नहीं कि हम ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, हम वेस्ट दिल्ली में या नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हैं तो साउथ दिल्ली में वोट डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये वोटर लिस्ट भी तैयार होगी। अब उसके बाद क्या होगा इलेक्शन में, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि हम जो इलेक्शन लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज nominate candidates who get the party symbol and party's nomination is called ticket। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है वो नॉमिनेट करते हैं कि हमारी पार्टी से ये बंदा इलेक्शन लड़ेगा। ओके, और जिसको नॉमिनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं टिकट। आपने आसपास सुना होगा कि यहाँ की टिकट किसको मिली, इस पार्टी की टिकट तो ABC को मिली है, तो उसे हम टिकट बोलते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि दोज हु आर नॉट गेटिंग द नॉमिनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी कांट कंटेस्ट द इलेक्शन। नो, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी की टिकट नहीं मिलती है, स्टिल वी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, बस मन होना चाहिए हमारा। ओके, फिर भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। आपने इलेक्शन में देखा हो निर्दलीय प्रत्याशी, तो वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पार्टी के नहीं होते। एंड इलेक्शन सिंबल्स आर प्रोवाइडेड टू सच कैंडिडेट बाय द इलेक्शन कमीशन, है वो उनको इलेक्शन सिंबल देता है बाद में। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ये तो डिसाइड कर लिया, पहले तो हमें क्या बनाना, मन बना लिया जिन लोगों ने, अब उनको नॉमिनेशन करना पड़ेगा। एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। एक फॉर्म अप्लाई करना होता है कि हाँ मुझे इलेक्शन लड़ने होते हैं। ओके, लड़ना है, जैसे कि आपकी क्लास में होता होगा, जैसे मेरे स्कूल में एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं जो 6-7 डेज चलती है, जिसमें नॉमिनेशन भी होता है, जिसमें वोटर कार्ड भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स के, एंड फाइनली दे इलेक्ट देयर मॉनिटर, क्लास लीडर को इलेक्ट करते हैं। अगर आपके स्कूल में एक्टिविटी नहीं होती तो यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर कि इस प्रकार होना चाहिए ताकि आप अच्छे समझ पाओ। तो अब उसको क्या करना है, एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें क्या होता है नॉमिनेशन फॉर्म में, हिज पर्सनल डिटेल्स तो होती है, उसके साथ साथ ही हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन ऑन सीरियल क्रिमिनल केसेस, कितने केस चल रहे हैं वो बताएगा, असिस्ट लाइबिलिटीज़, कितना लेना है कितना देना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा, वो सब कुछ डिटेल उसमें देनी होती है। देन प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इज कंप्लीटेड, और इस तरीके से नॉमिनेशन होता है। ओके, उसके बाद हालांकि नॉमिनेशन है वो चेक भी किए जाते हैं। ओके, विद इन 2 or 3 days। आफ्टर दैट 3 days आर गिवन टू द कैंडिडेट टू टेक बैक और कॉल बैक हिज नॉमिनेशन। उसके बाद 3 दिन और भी दिए जाते हैं कि अगर किसी को अब भी मन खट्टा हो रहा है, मन नहीं कर रहा, तो अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, अब तो इलेक्शन होंगे। उसके बीच में हालांकि इलेक्शन कैंपेन होता है जो यहाँ वर्कशीट में नहीं दिया गया। बिटवीन द इलेक्शन डे और द पोलिंग डे एंड द नॉमिनेशन जनरली दे हैव द 21 days, 3 weeks होते हैं जनरली, जिसमें वो इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। दे रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीपल, दे अपील फ्रॉम द पीपल टू कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। वो अपील करते हैं, इसके लिए शाम दंड भेद अपनाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि मुझे वोट दो। उसके बाद पोलिंग होती है। वोटर्स कास्ट देयर वोट टू द फेवरेट कैंडिडेट ऑन द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ एक डे फिक्स होता है जिस दिन वोटिंग होती है, और वहाँ पर पोलिंग बूथ पे हम वोट डालते हैं। पोलिंग बूथ जनरली जो होता है वो गवर्नमेंट स्कूल ही होता है। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब पोलिंग हो जाती है, हमने पोलिंग की, पोलिंग कैसे होती है, EVM से होती है। आजकल EVM मशीन होती है, हमारी आइडेंटिफाई चेक की जाती है, फिर जो इंक है वो हमारे फिंगर के ऊपर
मार्क की जाती है सो दैट वी कांट कास्ट अ वोट ट्वाइस, ताकि हम फर्जी वोट ना डाल पाएँ। उसके बाद हम वोटिंग करेंगे। ओके, वोटिंग कर दी हमने ईवीएम में। उसके बाद क्या होगा, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू ए सेफ और सिक्योर प्लेस। सब ईवीएम को एक ही जगह ले जाया जाता है जो सिक्योर प्लेस होता है। ऑन फिक्स डेट ऑल द ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आर ओपन एंड वोटेड काउंटेड, और वोट्स है वो काउंट किए जाते हैं। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स है, दे आर अलाउड, दे आर परमिटेड टू बी देयर एट द टाइम ऑफ द काउंटिंग। वो वहाँ पर रह सकते हैं टू इंश्योर द फेयर काउंटिंग, की काउंटिंग और सब कुछ सही से हो रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कंस्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्टेड हो जाता है। अगर एमपी के इलेक्शन है यानी लोकसभा के लिए तो वो एमपी डिक्लेयर होगा, और अगर वो स्टेट असेंबली के लिए तो उसको हम बोलेंगे एमएलए। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। सम इजी questions are given today in this worksheet. 4 questions are there. पहला जो हमारा क्वेश्चन है, what is the difference between, हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच में, जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। what is the difference between general election and by election? Election that take place on the same day or within few days in all constituencies in the entire country or state are called जनरल इलेक्शन। कि वो इलेक्शन जो एक दिन या कुछ दिनों में सभी कंस्टिट्यूंसीज में होते हैं, चाहे वो देश में हो स्टेट में, उसे हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। सो इलेक्शन दैट टेक प्लेस ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज इन ऑल कंस्टिट्यूंसीज इन द इंटायर कंट्री और स्टेट आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन, उसे हम आम चुनाव बोलते हैं। अब बाई इलेक्शन क्या होते हैं, सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, दिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। जब कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही सीट पर चुनाव होते हैं, क्योंकि जो मेंबर था उसकी डेथ हो गई या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, उसे हम बोलते हैं बाई इलेक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसे उपचुनाव। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। एमपी और एमएलए में डिफरेंस क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव विच आर इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एमपी। जो पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। while the representative which are elected for the state legislative assembly are called MLA, member of legislative assembly, तो उसे हम बोलते हैं MLA। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट से आप क्या समझते हैं, द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट इज कॉल्ड वोटर लिस्ट, यानी कि ये उन लोगों की सूची होती है जो वोट डाल सकते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स वोटर्स अदर इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ और सूचनाएं भी होती है। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू थिंक ए कैंडिडेट शुड कंटेस्ट। द व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू थिंक ए कैंडिडेट हु कंटेस्ट द इलेक्शन शुड हैव। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिस टाइप किया गया। तो कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमें बताना है। आपका आंसर है वो अलग भी आप मेंशन कर सकते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। ही शुड बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार होना चाहिए। ही शुड हैव ए सेंस ऑफ सोशल सर्विस, सेवा का भाव होना चाहिए। ही शुड बी ए सोशलेबल नेचर, सोशलेबल नेचर का मतलब मिलनसार होना चाहिए। ही शुड बी सेंसिबल सो दैट ही कैन सोल्व पीपल्स प्रॉब्लम प्रॉपरली, और वो सेंसिबल मीन्स समझदार भी होना चाहिए। यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहो तो आप लिख सकते हो ही मस्ट बी एजुकेटेड। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। So that's all in this worksheet. I hope that your study is going well. मुझे वेट रहता है आपके एक छोटे से कमेंट का। इस बार आप कमेंट कीजिएगा अपने नेम और स्कूल नेम के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।